हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लाइट के बारे में आज पढ़ेंगे। प्रकाश। तो प्रकाश का चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंदी होगा, तो इसके मैं 2-3 पार्ट में आपको बताऊंगा क्योंकि लाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इन सीरीज को आप जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश आखिर है क्या, क्या है वो, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, बात करें प्रकाश की तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसमें या जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। मेनली लाइट का यूज हम जो करते हैं देखने के लिए करते हैं, अंधकार को मिटाने के लिए उसका यूज किया जाता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तथा उसे परावर्तित उससे परावर्तित होकर आंख में पड़ता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है ना। यानी कि बात यह की जा रही है कि यह वस्तु है, इस पर लाइट पड़ी और इसमें से परावर्तित होकर हमारे जो आंख है, ह्यूमन आइज है, उसमें पड़ी, तो फिर क्या हुआ, हम उस वस्तु को देख पाए। यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है और जिसका ज्ञान हमें अपनी आंखों के द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्घ्य की बात करें तो 3900 एंगस्ट्रॉम है से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में यहाँ पर होता है। और अगर बात करें कुछ और चीजों के बारे में, तो जो प्रकाश होता है वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गए। घरों में बात करें तो विद्युत बल्ब हो गए, जैसे आजकल एलईडी लाइट्स आ रही हैं, तो ये सभी जो है प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे। सूर्य, तारे प्रकाश के जो प्राकृतिक स्रोत हैं, तथा बिजली का जलता बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लालटेन, लैंप मानव द्वारा निर्मित स्रोत हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त या फिर प्रतिदीप्त या फिर प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। वही जो खुद से उज्ज्वलित हैं वस्तुएं, उनको हम बोलते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देखें तो जैसा मैं बता चुका हूँ, सूर्य हो गया, प्राकृतिक स्रोत है हमारा सबसे बड़ा ऊर्जा का, जिससे हमें रोशनी मिलती है। और अगर हम बात करें बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूबलाइट, इन सब चीज़ों की बात करें तो ये जो है ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं, कृत्रिम सोर्स ऑफ लाइट आप इसको बोल सकते। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे पास। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उन्हें हम अप्रदीप्त, मतलब दीप्त यानी उज्ज्वलित, और जो अप्रदीप्त यानी कि जो प्रज्वलित नहीं है, जैसे कि पुस्तक, मेज, कुर्सी आदि, जिनसे आपको रोशनी नहीं मिल रही है तो वो जो है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकलता हुआ प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है तो हम उसे अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि वही चीज बात की जा रही है। सिंपल भाषा में बात करें, कोई वस्तु है जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन सूर्य जो था उसकी रोशनी उस पर पड़ी और ये टकरा के आपकी आंखों के पास गई, तब आप उसको देख पा रहे हो। किसी भी वस्तु को आप देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि उससे परावर्तित होकर प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण से प्रतिबिंब बन रहा है और आप उसको देख पा रहे हो। अगर कोई वस्तु जो है प्रकाश को रिफ्लेक्ट ही ना करे तो वो वस्तु आपको दिखाई ही नहीं देगी, है ना। प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो आपको दिखाई ही नहीं देगा, तो उसको जो है हम अप्रदीप्त वस्तु मानेंगे। कुछ और पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर। अगर हम बात करें तो ऐसा माध्यम जो गुण बनावट में सभी दिशाओं में सर्वत्र समान हो समांगी माध्यम कहलाता है। समांगी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ऐसा माध्यम जो गुण के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, बनावट, उसका आकार जो है उसके हिसाब से सभी दिशाओं में अगर एक समान होगा तो वो समांगी माध्यम तो कहलाएगा। और प्रकाश जब उसमें से जाएगा तो प्रकाश जो है एक सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा में प्रकाश गमन करेगा। ये चीज यहां पे बोली गई है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। देखिए, प्रकाश कैसा है, पिछले चैप्टर में हमने ध्वनि के बारे में जाना, तरंगों के बारे में जाना, तो वहां पे हमने एक पढ़ा था अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और हमने पढ़ा यांत्रिक तरंग, है ना, मैकेनिकल वेव्स पढ़ा था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा। तो वहां पर हमने देखा था कि
जिन वस्तुओं को चलने के लिए या फिर जिन तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती थी तो वो हम मैकेनिकल वेव्स कहते थे। और वहां पर हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जैसे कि प्रकाश है, लाइट है, वो उसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि प्रकाश जो है उसको माध्यम की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो इसकी चाल निर्वात में अन्य माध्यमों की तुलना में सबसे अधिक होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो जो है निर्वात में मैक्सिमम होती है उसकी चाल। तो देखते हैं प्रकाश की चाल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए निर्वात में होती है 3.10⁸ बहुत ही ज्यादा मीटर पर सेकेंड है, ये याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड। पानी में बात करें तो 2.25 × 10⁸, कांच में 2.00, देखिए 10⁸ तो सब में ही लगा है, बस आगे की चीजें याद रखना है आपको। जो निर्वात में है 3 सबसे ज्यादा, पानी में है 2.25, कांच में है 2, रॉक सॉल्ट में है 1.96, तारपीन का तेल में है 2.04 और नाइलॉन में है 1.96। तो मेनली आपको जो याद करना है वो करना है आपको कांच का, पानी का और निर्वात का, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट है। मेनली कांच वेरी IMP, क्योंकि कांच का आजकल पूछा जा रहा है। निर्वात में सभी को याद है 3 × 10⁸, लेकिन कांच का आपको याद रखना है एक कम, 2 × 10⁸ है कांच का। अब बात करते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है या चंद्रमा से जो प्रकाश निकलता है, कितना समय लगता है, कैसे वो हमारे पृथ्वी पर आता है। तो देखिए यहां पर बात करें तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 499 सेकेंड अर्थात 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगभग कितने, तो लगभग 8 मिनट, और अगर पूरी टाइमिंग आपसे पूछ ली जाती है तो 8 मिनट 19 सेकेंड लगेंगे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। कितना, 1.28 सेकेंड ओनली लगता है यहाँ पर। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट बॉडीज कहलाते हैं। जैसे कि हवा, पानी, कांच, ये ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। इनमें से जो है, अब कांच में भी जरूरी नहीं सभी ट्रांसपेरेंट हो, कई जो है आजकल कलरफुल कांच आ रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, कई प्रकार के कांच बन गए, लेकिन नॉर्मली कांच की बात करें तो वो पारदर्शी ही होते हैं। वे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि तेल से लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। तो पूरे प्रकाश को नहीं, जैसे कि यहाँ पर एक कागज है, कागज में आप ऑयल लगा दो तो वहां से वो थोड़ा सा प्रकाश आपको बाहर धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने ही नहीं देते हैं तो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि अपने में से होकर उनको जाने ही नहीं देते हैं, पूरा का पूरा रोक लेते हैं, तो उनको हम अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। तो ये 2-3 चीजें थी, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये 3 चीजें हमने पढ़ी। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा से जो प्रकाश आता है कितना समय लेता है, 1.28 सेकेंड। और अगर सूर्य से प्रकाश की बात करें तो सूर्य से 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लिया जाता है। यहां पर कुछ एक आपके पास इमेज या डायग्राम देख रहे होंगे आप, ये क्या है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन। यानी कि ये देखिए, मान लीजिए एक तरीके का मिरर है, तो ये क्या हो रहा है कि यहां से प्रकाश आ रही है और फिर इधर परावर्तित हो गई, फिर ये आई, ऐसे परावर्तित होती गई, है ना। तो परावर्तित, तो जब यानी कि लौटना, इससे टकरा के लौट रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसी को बोला जाता है। अब बात करते हैं कुछ परावर्तन में कुछ जो एंगल बने उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये मिरर था, समतल दर्पण या समतल, इसको हम मिरर बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यहां से एक किरण आई और टकराकर वापस चली गई। तो जो आई उसको हमने क्या बोला, आपतित किरण, और जो परावर्तित हो गई उसको हमने क्या बोला, परावर्तित किरण बोला। अब बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, अब ये एंगल भी 2 भागों में बन रहा है। कैसा, एक जब प्रकाश लाइट आ रही थी तो उस समय ये एंगल बना, तो ये हो गया आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण के द्वारा बनाया गया एंगल होगा आपतित एंगल, यानी कि आपतन कोण।
और जब परावर्तित किरण, ये है आपकी परावर्तित किरण, तो इसके द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। और यहां पर लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो I है, I बराबर R हमेशा रहेगा, यानी कि अगर I 45 है तो R भी आपका 45 होगा, यानी कि ये हमेशा बराबर ही रहते हैं, हमेशा ये बराबर रहेंगे। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। तो देखिए थ्योरी में क्या बोला गया, थ्योरी में यही चीज बोला गया, मैं पढ़ देता हूं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु का अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पर एक बिंदु हो गया, आपतित बिंदु परावर्तित जो है, तीनों अभिलंब एक ही बिंदु पर होंगे, तो बिल्कुल सही, समतल पे एक ही होंगे। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा, जो मैंने बताया कि I बराबर R हमेशा होगा। तो देखिए इसके अनुसार AO, OB और ON, AO ये हो गया आपका AO, ज्योमेट्री यहां पे मैथ्स लग रही है, AO, OB और ON एक ही समतल में होंगे, बिल्कुल एक ही समतल में है। तथा एंगल NOA, NOA यानी कि ये I वाला एंगल, और एंगल NOB, NOB यानी कि R वाला एंगल, ये बराबर होंगे। तो ये दोनों आपके यहां पर बराबर हो गए। तो एक तरीके से ज्योमेट्री लगा के यहां पर तो आपतन कोण होगा और जो परावर्तन कोण होगा, दोनों के एंगल जो है यहाँ पर दोनों जो है आपस में बराबर होंगे। बस इतनी सी चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और दी गई हैं, चीजों के बारे में जानते हैं कि कौन सी क्या होती है। तो देखिए पहला पॉइंट है हमारे पास कि आपतित किरण क्या होती है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में AO आपतित किरण है, तो इसी डेफिनेशन की आपतित किरण है, मतलब किसी भी वस्तु पे जो किरण आपकी पड़ रही है उसको हम बोलेंगे क्या, आपतित किरण। आपतन बिंदु, जहां पर जाकर वो किरण सतह से टकराती है, O पे टकरा रही है तो O जो है आपतन बिंदु कहलाएगा। ये देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि आई आपतित किरण और फिर जो लौटी उसी को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। अभिलंब क्या है, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। यानी कि जो समतल सतह पर बिंदु जहां पर ये टकराई थी वहां से हमने एक सीधी लाइन खींची तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लंब। आपतन कोण, आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, जिसको हमने आई से यहां पर डिनोट किया है। परावर्तन कोण, परावर्तन या परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया एंगल जो होगा उसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण आई, और ये दोनों हमेशा आपस में बराबर ही होंगे, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा आपके सामने था जिसको एक्सप्लेन मैंने किया। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसी के बारे में। तो देखिए समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है, पूरा का पूरा प्रकाश को परावर्तन कर देता है। प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की जो किरण है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में अगर जाती है तो उसका दिशा परिवर्तन होता है। तो जो दिशा परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों में सबसे अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम, देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है तो दूसरे माध्यम को पहले देखिए यहां पे अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो जो ये वाला पॉइंट है यहां पर इसको जो है आगे मैं रीड करके यहां पर बता रहा हूं। देखिए यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से प्रकाशता सघन कहा जाता है, अथवा पहले माध्यम को दूसरे माध्यम की अपेक्षा विरल कहा जाता है। यानी कि क्या बोला जा रहा है, देखिए डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। जैसे ये दो माध्यम है, ठीक है, यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो, यानी कि अब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इसका अपवर्तनांक जो है ना, इसका अपवर्तनांक क्या है, इससे कम है, सेकंड से कम है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से सघन कहा जाएगा। यानी कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसको सघन कहा जाएगा, और जिसका अपवर्तनांक कम है उसको क्या कहा जाएगा, उसको यहाँ पर विरल कहा जाएगा। ये चीज यहाँ पर बोला गया है। यदि
यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रकाशतः सघन माध्यम का घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए तारपीन का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, किंतु तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 है, जो कि पानी के अपवर्तनांक से अधिक है 1.33। तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि घनत्व पे उसका प्रभाव पड़ेगा, अपवर्तनांक अलग चीज है और घनत्व यहाँ पर अलग चीज है। तो यहाँ पर दो चीजें निकल के आई जो हमको याद रखना है। तारपीन का जो तेल होता है, अगर उसके हम बात करें, अपवर्तनांक कितना होता है 1.47 होता है, और अगर पानी के अपवर्तनांक की बात करें तो 1.33 होता है यहाँ पर। तो जो है यहाँ पर कुछ और चीजें देखते हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड कुछ चीजें दैनिक जीवन में जो क्वेश्चन आते हैं। पहला है, पानी की सतह पर छड़ जो या छड़ी जो होता है मुड़ा हुआ प्रतीत होना। देखिए, जैसे कि ये एक डायग्राम बहुत ही हमने बचपन में 10वीं में 8वीं में पढ़ा था। ये पानी है और क्या होता है कि एक यहाँ पे ये छड़ है, रॉड है, और जब इसको हम ऊपर से देखते हैं तो ये हमको ऐसे सीधी ना दिखी कि ऐसी थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। तो ये जो किसके कारण होता है, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, ये क्या अपवर्तन के कारण ही होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना, यानी कि जो बाल्टी है आपकी वो गहरी कम दिखाई देती है, ठीक है, ये गहरी नहीं दिखाई देती। तारों का टिमटिमाना, जो तारे हमें आसमान पे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भी जो है प्रकाश के अपवर्तन का ही यहाँ पर कारण होता है। तो इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये पानी वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जामों में। अब प्रतिबिंब की बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि क्या बोला गया, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, मान लीजिए एक बिंदु स्रोत है, यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये यहां पर एक दर्पण है। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहां से आई और यहां परावर्तित हुई, यहां से आई यहां, तो उसके बाद जहां ये मिलेंगे, जिस बिंदु पर मिलेंगी, आती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदु को उसका जो है प्रतिबिंब बोला जाएगा। ठीक, अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो देखते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उसे हम उस बिंदु को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो है उल्टा होगा, है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, वास्तविक या आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। अब हम बात करते हैं आभासी। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहां से आती हुई आ रही है, नहीं प्रतीत हो रही, लग रहा है कि वहां से आ रहा है, तो उसको हम आभास होगा। अब आभासी प्रतिबिंब के बारे में देखिए, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, ये तो सबसे पहले। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। वास्तविक हमेशा उल्टा बनेगा और आभासी हमेशा सीधा बनेगा। वास्तविक को आप पर्दे पे ला सकते हो, लेकिन आभासी को आप पर्दे पर नहीं ला सकते। ये चीजें यहां पर बोली गई वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में और आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो यहां पर हमने जाना आज लाइट के सिंपल सी चीजें, परावर्तन को जाना हमने, अपवर्तन को जाना हमने, यहाँ पर अपवर्तनांक को जाना, जैसे कि पानी का अपवर्तनांक हमने देखा 1.33 और तारपीन के तेल का देखा हमने 1.4 के समथिंग देखा हमने, जो कि 47 था और ज्यादा था आपके पानी से। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट करके बताइए कि हीरे का अपवर्तनांक आखिर होता कितना है। सबसे अधिक होता है, लेकिन कितना होता है, ये चीजें यहाँ पर आपको बताना है कमेंट करके। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जल्दी फिजिक्स जो है आप लोगों की यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।